ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ YouTube ਚੈਨल्स ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ऐसा लगता है कि कहानी पढ़न तो ज़्यादा सुनना ज़्यादा पुरअसर है। और अगर असी इस तो पिछे भी चले जाइए तो दास्तान का दौर भी ऐसा ही सी, कहानियां सुनाइया जांदियां सन, पढ़िया नहीं सन जांदियां। ते मैं भी कोशिश करांगी हुण तुहानूं एक कहानी सुनावां। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फायदा यह होएगा कि तुहाडे चों तकरीबन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हां खालिद साहब नूं नहीं पढ़िया, उन्होंने थोड़ा जिहा अंदाज़ा हो जाएगा कहानी सुन के एक फनकार के बारे कि उहदा लिखण का स्टाइल कैसा है या उहदे मौजूआत किहो जे ने, ते उहदी बुनियाद ते तुसीं आखिर विच उन्हां कोल सवाल कर सकते हो। ठीक है, कहानी का नाम है बनोके खार। बूढ़े कुर्बान का पुरसा देने वालों में सबसे पहला चौधरी खुद था। वो अपने दोनों बेटों के साथ आया था। उसने बूढ़ी बेवा रज्जो को 10,000 रुपए दिए। चौधरी के पीछे गधे पर लदी 2 बोरियां भी आई, एक गंदम की एक चावल की। गांव के सब लोग एक हुजूम की शक्ल में रज्जो के लामे बद्दुआएं स्यापे सुनने के लिए घर से बाहर इकट्ठे हो गए, पर ऐसा कुछ ना हुआ। बूढ़ी बेवा रज्जो को चौधरी ने कुर्बान का पुरसा दिया। रज्जो ने अपनी आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा और चौधरी को अपने सामने जमीन पर बैठने को कहा। चौधरी फौरन उकड़ू बैठ गया, जैसे कोई और चारा ही ना था। गांव के लोगों की आंखें हैरत में गुम हो गई। कहां चौधरी और कहां ये दास्तान गो कुर्बान की बूढ़ी बेवा रज्जो, दोनों का कोई मुकाबला ना था। और फिर चौधरी का हुक्म की तामील में कुत्ते की तरह जमीन पर बैठ जाना, ये बात जंगल की आग थी, पूरे गांव में फैल गई। पर रज्जो ने चौधरी को बद्दुआएं नहीं दी, उसने चौधरी का स्यापा भी नहीं किया। सुनने में यही आया कि उसने चौधरी का कंधा थपथपाया और कहा, खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे सब काम ठीक हो जाएंगे। उसी रात चौधरी को पार्टी ने सूबाई हुकूमत का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दिया। उसके बाद रज्जो सारा दिन चटाई पर बैठी रहती। लोग आते, उसके घुटने छूते, पास रखी हुई मुकफ्फल संदूकची में 10, 50, 20 अपनी औकात के मुताबिक जितने भी नोट डालते। दरवाजे के पास पड़ी 2 बोरियों में गंदम, चावल, चीनी, अनाज, कुछ भी जो नजरों न्याज पेश करते और अपनी मुराद मांगते। रज्जो का सारा घर रुपयों और अनाज से भर गया। उसे किसी चोर या लुटेरे का डर भी नहीं था। वो दास्तान गो कुर्बान की याद में और उसके साथ ठंडाई गुर्बत में आंखें बंद किए सारा दिन तसव्वुर में बैठी रहती। कुर्बान जब जिंदा था तो सारा दिन पगडंडियों, कुओं, बाकों, खालों, बैठकों, वानों, डेरों में घूम घूम कर कहानियां इकट्ठी करके उनको दास्तानों में समोता। जबकि रज्जो गांव की औरतों के छोटे मोटे काम करती, जुएं निकालती, सरों में तेल की मालिश करती, पैरों के नाखून काटती, टांगे दुबाती, यूं रात के खाने का बंदोबस्त करती। वो दिन में एक ही मर्तबा खाना खाते थे। दास्तान को कुर्बान काम करने से ज्यादा कहानियों को इकट्ठा करने पर यकीन रखता था। वो हमेशा कहता, दास्तान गो को कमाने से ज्यादा अपनी दास्तानों को संभालने की जरूरत है। मैं खानदानी दास्तान गो हूं और गुर्बत मेरी दौलत है। वो हफ्ते में 2 मर्तबा दायरे में जाता। जिस रात उसने दायरे में जाना होता सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता। उसके पास सुनाने को कई दास्तानें होती। शीरी, फरहाद, लैला, मजनू, उमर मारवी, सोनी नेवाल, दुल्ला भट्टी, भगत सिंह, राजा उसे पसंद नहीं था और मिर्जा का वो शहदाई था। लोग उसके किस्से सुनते हुए उन किस्सों की दुनिया में खो जाते। उनके सांस तक लेने की आवाज ना आती, हुक्के ठंडे हो जाते। सिर्फ किस्सा गो कुर्बान की आवाज गूंज रही होती अपने पूरे ज़ेरो बम के साथ। उसके घर भी कोई नहीं आता था।
आम तासुर यह था कि कुर्बान के घर से ज्यादा कब्रिस्तान में रौनक होती है। उनके सहन में गुर्बत फसल की तरह उगी हुई थी और वो इस फसल के अनाज से अपना पेट भरते थे। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। वो जब जवान हुई तो पूरे गांव की लड़कियों की खूबसूरती चुंधिया गई। लोग उसके घर आने जाने लगे। उनकी आमद का मकसद खूब समझता था। उसे यह भी मालूम था कि गरीब जल्दी से झांसे में आने वाला होता है। उसे हर वक्त ये धड़का लगा रहता कि कोई उसकी बेटी को वरगला के भगा न ले जाए। वो चाहता था कि उसकी बेटी किसी दास्तान गो के घर ही जाए और उसे किसी खानदानी दास्तान गो की तलाश थी, ऐसे दास्तान गो की जिसके सहन में भी गुर्बत की फसल उगती हो। बिलाखिर उसे रैया खास में एक ऐसे ही शख्स की खबर मिली। कुर्बान के पास तो उसके पास जाने का किराया तक नहीं था और ना ही घर में ऐसा कुछ था जिसे वो बेच सकता। वो तो भूख में जिंदा रहने में यकीन रखता था। आखिरकार रज्जो ने 3 दिन की भूख सहते हुए अपनी मेहनत के इवज रोटी की बजाय पैसे लेकर किराया इकट्ठा करके कुर्बान के हवाले किया और कुर्बान उस दास्तान गो को मिलने चला गया। कुर्बान को मोहम्मदीन अच्छा लगा। मोहम्मदीन ने भी लड़की देखे बगैर इजहार रजामंदी कर दिया और कुर्बान शादी की तारीख तय करके घर आया। 2 आदमियों की बारात आई जिसे वो खाना तो नहीं खिला सकता था। बरादरी ने भी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। किसी चौधरी ने उसे मदद की पेशकश नहीं की। हर मद्दा ने अपनी मसरूफियत का बहाना किया, सिर्फ निकाह खां ने अपनी फीस वसूलने की। बारात के पास तो वापसी का किराया भी नहीं था। किसी न किसी तरह किराया करके उसकी बेटी सस्सी कभी वापस ना आने के लिए ससुराल चली गई। कुर्बान एक बहादुर आदमी था। उसने अपनी बेटी की मुस्तकिल जुदाई को खंदा पेशानी से कबूल किया। उसकी उदासी को ना सिर्फ रज्जो बल्कि पूरा गांव भी महसूस न कर सका। सिर्फ दास्तान सुनाते वक्त उसकी आवाज में गुदाज बढ़ गया था। दास्तान को कुर्बान की सयाहत में दिन ब दिन इजाफा होता गया और वो कई कई रातें घर भी ना आता। रज्जो कुर्बान की गैर हाजिरी की बजाय घर में अपनी मौजूदगी से खाइफ थी। वो महसूस करती कि उसे कुर्बान के साथ होना चाहिए ताकि उसकी तन्हाई को कम कर सके। वो जानती थी कि कुर्बान उसे साथ लेकर नहीं जाएगा और उसे यह भी मालूम था कि वो कभी एतराफ नहीं करेगा कि सस्सी की जुदाई उसे जहन्नुम में डाले हुए है। वो खुद भी तो उसी जहन्नुम में थी। फिर एक रात वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। चौधरी के घर डाका पड़ गया। डाकू उसी रास्ते से आए थे जिस तरफ दास्तान गो को अंधेरा होते वक्त देखा गया था। यह एक दुरुस्त किस्म का मफरूजा था कि कुर्बान ने इस डाके की मुखबरी की है। इस शक की वजह उसके घर से कई कई दिन गैर हाजिर रहना भी था। पुलिस ने कुर्बान को हिरासत में ले लिया। उससे सवाल किए गए, बैठने से रोका गया, भूखा रखा गया, उल्टा लटकाया गया, हवाई जहाज बनाकर चूतड़ों पर डंडे मारे गए, तलवों पर जूते बरसाए गए तो उससे खड़ा होना मुश्किल हो गया। मगर इस पर भी पुलिस उससे मुलव्विस होने का एतराफ नहीं करा सकी। उन्हीं दिनों सपाट चेकिंग के दौरान एक गिरोह पकड़ा गया जिसने चौधरी के घर डाका डाला था। दास्तान गो कुर्बान को बड़े थानेदार ने एक दिन अपना मेहमान रखा। उसे पेट भर के खाना खिलाया और रात को अपने क्वार्टर में चंद दोस्त बुलाकर उसे दास्तान गोई के लिए कहा। कुर्बान का दिमाग खाली था। वो कोई दास्तान ना सुना सका। उसने बार बार दिमाग पर जोर दिया मगर उसे कुछ याद ही नहीं था। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। वो इतना रोया कि थानेदार के मेहमान भी आब हो गए। उसके रोने में एक तरन्नुम था।
उन्हें लगा कि वो एक दास्तान सुन रहे हैं, ऐसी दास्तान जिसका कोई सिरा नहीं, कोई आगाज नहीं, कोई अंजाम नहीं। रोते रोते उसे एक ऊंची हिचकी आई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। इधर दास्तान गो तो अभी तक गांव में शक्की जद पर था। गांव का कोई आदमी उसके जनाजे में शरीक ना हुआ। गोरकन ने कब्र खोदी और उसे अंदर डाल दिया गया। रज्जो चटाई पर सहन में बैठी आसमान को तकती रही। वो तमाम रात वहां बैठी रही। सुबह चौधरी अपने बेटों के साथ आया और उसके बाद फिर एक कतार लग गई। एक रोज किसी बैंक का मैनेजर अपनी गरज से आया। उसने संदूकची में अपना हिस्सा डाला और दास्तान गो की बूढ़ी बेवा रज्जो ने उसका कंधा थपथपाया। वो कुछ झिझका। अम्मा, एक बात कहनी है। रज्जो आंखें बंद किए आसमान को देखती रही। अपने पैसे कहां संभालती हो? रज्जो चौंक गई, लेकिन उसी तरह बैठी रही। इनको बैंक में रखो, अनाज बेचो, अमीर हो जाओगी। कई कारोबार हैं जहां से तुम्हें मुनाफा आता रहेगा। रज्जो ने पहली मर्तबा आंखें खोली और मैनेजर की तरफ गौर से देखा। मैनेजर की नजर में मुदाफत थी। मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अगर ऐसा किया तो याद रखना। मैनेजर ने फौरन रज्जो के पांव पकड़ लिए। अम्मा, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे नाम पर ही रहेंगे। रज्जो ने फिर आंखें बंद कर ली। ठीक है। मैनेजर ने संदूकची खोली, चारपाई पर लपेट कर रखे बोसीदा बिस्तर को बिछाया जो नोटों से भरा हुआ था। रज्जो के पास 5 लाख था। मेरी बेटी को उसके बाप के मरने की खबर नहीं मिली। वो रैया खास में रहती है, उसे इत्तला कर दो, लेकिन उसके यहां आने को सख्ती से मना कर देना। 3 दिन के बाद मैनेजर फिर आया। उसने रज्जो को पासबुक दी और एक मोबाइल फोन थमाया और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया। मैंने ऐसा मोबाइल फोन सस्सी को ले दिया है। मैनेजर ने फख्र के साथ इत्तला दी। बूढ़ी रज्जो आंखें बंद किए बैठी रही। उसके साथ बात करोगी? मैनेजर की आवाज खुशी के साथ भरी हुई थी। रज्जो ने आंखें खोलकर मैनेजर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैनेजर ने नंबर डायल करके कॉल के मिलने का इंतजार किया। सस्सी, अम्मा से बात करो। उसने फोन बूढ़ी रज्जो को थमा दिया। अब वो अपने आप पर काबू पा चुकी थी। सस्सी, तेरा अब्बा नहीं रहा। वो सस्सी के रोने की आवाज सुनती रही। बहुत रो लिया सस्सी, अब अपने आप को संभाल। सस्सी की आवाज में कपकपी थी। अम्मा, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, घर में अब दौलत है, रिस्क है। बूढ़ी रज्जो ने आसमान की तरफ देखा। मैं बहुत गरीब हूं अम्मा। घर गिर रहा है, कपड़े भी फट गए हैं, खाने को कभी मिल गया कभी नहीं। सस्सी अपनी बात कर चुकी थी। बूढ़ी रज्जो ने आसमान की तरफ देखा। सस्सिए, तुम दास्तान गो की बेटी और दास्तान गो की बीवी हो। कब्रिस्तान में तुम्हारे घर से ज्यादा रौनक होनी चाहिए। मोहम्मद दीन को बताओ कि कहानियां और दास्तानें मिलाए नए कपड़े पहनेगा तो डेरों और कुओं पर कैसे जाएगा? अम्मा, बहुत बुरे दिनों से गुजर रही हूं। लोग दास्तानें भी नहीं सुनते। अब तो फिल्म ही फिल्म है, कोई इनाम तक नहीं देता। सुन सस्सिए, हालात का मुकाबला कर, दलेर बन। मोहम्मद दीन को बता कि नई कहानियां ढूंढे और बनाए। तुम्हारे बाप की भी तो कहानी है, जबर के आगे उसकी कहानी दम तोड़ गई। इसका मतलब है कि कहानी की अपनी जान है। बैंक मैनेजर ने मुकफ्फल संदूकची को खोलकर रुपए गिने। अम्मा जी, अनाज भी बेचना है, घर में रखने की जगह खत्म हो रही है। बूढ़ी रज्जो ने आसमान की तरफ नजर नीची करके मैनेजर की तरफ देखा। हाँ,
बेच दो। रज्जो के घर हाजतमंद अपनी न्याज लेकर आते रहे। वो सबको एक थपकी देती और आसमान को गवाह बनाकर अपनी मासूमियत से उनके लिए दुआ करती। आने वाले उसकी इसी मासूमियत के सहारे अपनी जिंदगियों के भंवर में कूद जाते। वो हर सुबह शाम सस्सी के साथ बात करती। सस्सी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो हर बार माँ को मदद करने के लिए कहती और रज्जो हर बार उसे वही पुराना जवाब देती। अम्मा, मेरी मुश्किल समझती क्यों नहीं हो? सस्सी की आवाज में इल्तिजा थी। बूढ़ी रज्जो की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। बताओ अम्मा, मैं पेट से हूं, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चा मेरे पेट में ही मर जाएगा। तुम्हारे पास पैसे हैं, रिस्क है। सस्सी अपना फिक्रा पूरा ना कर सकी। बूढ़ी रज्जो की आंसू से भरी आंखों में खुशी की चमक लहरा गई। वो चंद लम्हे खामोश रही। उसे ये हल्की सी खामोशी एक उम्र से लंबी लगी। उसने एक लंबी सांस ली। हाँ अम्मा, ठीक है, पैसे सिर्फ तुम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करोगी। मोहम्मद दीन को इनमें से कुछ न देना। वो खानदानी दास्तान गो है, उसे अपना बंदोबस्त खुद करने दो। ठीक है अम्मा। सस्सी की आवाज में खुशी थी। वो रज्जो की हर बात मानने के लिए तैयार थी। बूढ़ी रज्जो ने बैंक मैनेजर से बात की। मैनेजर ने उसे बताया कि सस्सी को हर महीने 2 तारीख को 2000 रुपए मिल जाया करेंगे। रज्जो ने मुतमईन होकर आसमान की तरफ देखकर एक आह भरी। अम्मा! एक दिन सस्सी ने बूढ़ी बेवा रज्जो से राब्ता किया। रज्जो उसकी आवाज से रिश्ते हुए दर्द से परेशान हो गई, मगर खामोश रही। अम्मा, मुझ पर बहुत मुश्किल वक्त है। रज्जो के जिस्म में खौफ से कपकपी दौड़ गई। उसके लिए रैया खास दुनिया का दूसरा कोना था। मुझे बताओ सस्सी, उसने तड़प कर कहा। अम्मा, दीनू को चौधरी ने अपने मेहमानों को दास्तान सुनाने के लिए बुलाया। जब भी उसके मेहमान आए वो उन्हें दास्तान जरूर सुनवाता है। कहता है कि स्मृति हुई कला को जिंदा रखना है। दीनू 2 दिनों से भूखा था। परसों रात उसने चौधरी के डेरे पर जाना था। वो इतना कमजोर हो गया था कि उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने अपने लिए बनाई हुई रोटी चौपड़ कर दाल के साथ उसे खाने को दे दी, जो वो 3 नवालों में खा के चौधरी के पास चला गया। 2 दिनों के खाली पेट में गई चौपड़ी रोटी और दाल की गर्मी ने दिमाग को ठंडा कर दिया। दीनू को कुछ याद न रहा। चौधरी की बेइज्जती हुई और उसने दीनू को धक्के मार मार कर डेरे से निकाल दिया। दीनू अब खामोश बैठा दीवार को देखता रहता है। इस तरह कैसे कब तक जिएगा? रज्जो ने एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। सस्सी, उससे बहुत ही धीमे लहजे में उसे आवाज दी। देख पुत्र, जहर को जहर से मारते हैं। ये दास्तान का मसला है, इसे दास्तान ही खत्म करेगी। तुम आज रात मोहम्मद दीन को एक दास्तान सुनाओ, याद है तुम्हें? हाँ मां, तमाम की तमाम, सस्सी ने खुशी से कहा। तुम उसे दास्तान सुनाना सोनी मेहवाल के कच्चे घड़े की। उसे एहसास हो कि तुम्हारा घड़ा भी कच्चा है। उसे घर का कुछ ना खिलाना। और बूढ़ी बेवा रज्जो ने मोबाइल फोन बंद कर दिया।